नमस्कार। आज की इस डीप डाइव चर्चा में आपका स्वागत है। रात में जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं तो वो गोल चमकता हुआ चांद हमेशा हमारा ध्यान खींचता है ना? ये हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है। पर वैसे आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो किसी शांत या खूबसूरत कविता जैसी नहीं है। असल में इसकी शुरुआत एक ऐसी खौफनाक और भयानक सच्चाई से जुड़ी है जिस पर यकीन करना ही मुश्किल है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में जरा गहराई तक जाते हैं और चांद के जन्म की असली और काफी वायलेंट कहानी को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये चांद आया कहाँ से। सच कहूं तो इस एक सवाल ने सदियों तक बड़े बड़े वैज्ञानिकों का दिमाग चकरा के रख दिया था। ये सिर्फ आसमान में लटकता हुआ कोई आम पत्थर थोड़ी है, ये तो स्पेस का एक बहुत बड़ा रहस्य था। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ये चमकता हुआ गोला आखिर हमारे आसमान में कब और कैसे आ गया। तो चलिए आज एक डिटेक्टिव की तरह सोचते हैं और उन सबूतों की पड़ताल करते हैं जो हमें सच्चाई तक ले जाएंगे। लेकिन पहले आइए देखते हैं कि शुरुआती दौर में वैज्ञानिकों का क्या मानना था, यानी अर्ली थ्योरीज। जब हमारे पास आज जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब साइंटिस्ट ने मेनली 3 थ्योरीज बनाई थी। और सच बात यह है कि ये तीनों ही बिल्कुल गलत दिशा में थी। सबसे पहली थी फिजन थियरी। उन्हें लगा कि शुरू में पृथ्वी इतनी तेज घूम रही थी कि उसका एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया। पर मैथमेटिकली ये नामुमकिन था, क्योंकि अर्थ इतनी तेज कभी घूम ही नहीं सकती। दूसरी थी कैप्चर थियरी, जिसमें सोचा गया कि चांद स्पेस में कहीं और बना था और अर्थ की ग्रेविटी ने उसे पकड़ लिया। पर अगेन, ऐसा होने के लिए एंगल और स्पीड बिल्कुल सटीक होनी चाहिए थी, जो वर्चुअली इम्पॉसिबल है। और तीसरी थियरी थी कोफॉर्मेशन, यानी दोनों एक ही साथ बने। अगर ऐसा होता तो दोनों में लोहे यानी आयरन की मात्रा बिल्कुल सेम होती, पर चांद पर तो आयरन ना के बराबर है। तो बेसिकली ये सारी पुरानी थियरीज अपने भारी साइंटिफिक और केमिकल फ्लॉस की वजह से पूरी तरह फेल हो गई थी। और तब आई एक ऐसी थियोरी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, द जायंट इम्पैक्ट। पता है, 1974 की एक साइंस कॉन्फ्रेंस में जब ये नई थियरी पहली बार पेश की गई तो वहां बैठे लोग सचमुच हंस पड़े थे। उन्हें लगा ये मजाक है। ये आइडिया इतना एक्सट्रीम और वायलेंट था कि शुरू में किसी ने यकीन ही नहीं किया। वैज्ञानिक इसे प्यार से द बिग वैक कहते हैं। इस पूरे रहस्य का मेन सस्पेक्ट एक ग्रह था जिसका नाम था थिया। ग्रीक माइथोलॉजी में थिया चांद की देवी की मां थी। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले जब सोलर सिस्टम बस बन ही रहा था, तब मंगल ग्रह के साइज का यह विशाल ग्रह सीधा हमारी यंग धरती की तरफ बढ़ रहा था, एक भयानक टक्कर के लिए। और थिया की स्पीड क्या थी पता है? पूरे 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा। जस्ट सोचिए इस बारे में। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी भयंकर स्पीड से ये जॉइंट प्लैनेट हमारी पिघली हुई पृथ्वी से आकर टकराया। ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं था, ये वो पल था जिसने हमारी अर्थ के पूरे फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। इस महाविनाश के बाद जो हुआ उसे हम बेसिकली 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, टक्कर और वेपोराइजेशन। जब थिया टकराया तो इतनी भयंकर एनर्जी निकली कि अर्थ की ऊपरी परत यानी मेंटल पिघलकर भाप बन गई और अरबों टन मलबा स्पेस में उछल गया। दूसरा स्टेप, ये पिघला हुआ मलबा अर्थ के चारों तरफ सैटर्न के रिंग्स की तरह घूमने लगा। तीसरे स्टेप में ग्रेविटी ने अपना काम किया और इस पूरे मलबे को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। और आखिरी चौथे स्टेप में हजारों सालों की प्रोसेस के बाद ये गर्म चमकता हुआ मलबा ठंडा होकर एक गोले में बदल गया और बस इस तरह जन्म हुआ हमारे चांद का। कहानी तो बहुत जबरदस्त है, पर साइंस तो प्रूफ मांगती है ना? तो आइए साइंटिफिक प्रूफ देखते हैं। इस खौफनाक टक्कर के हमारे पास सॉलिड फॉरेंसिक सबूत मौजूद हैं। जब 1969 में अपोलो एस्ट्रोनॉट्स चांद से लगभग 382 किलो चट्टानें धरती पर वापस लाए तो रिजल्ट्स देखकर सब दंग रह गए। चांद के चट्टानों में मौजूद ऑक्सीजन आइसोटोप बिल्कुल लिटरली 100% अर्थ जैसे ही थे, मतलब चांद का मटीरियल अर्थ से ही आया था। दूसरी तरफ अर्थ के पास एक बहुत बड़ा लोहे का कोर है, पर चांद के पास कोई आयरन कोर नहीं है। ये जायंट इम्पैक्ट थ्योरी के साथ एकदम परफेक्ट फिट बैठता है, क्योंकि थिया का लोहे का कोर पृथ्वी में समा गया था और जो मलबा स्पेस में उछला वो सिर्फ पृथ्वी की ऊपरी परत का था, जिसमें लोहा था ही नहीं। एक और बहुत ही दिलचस्प सबूत है इन दोनों ग्रहों का टिल्ट यानी झुकाव। देखिए, चांद अपनी ऑर्बिट में 5 डिग्री झुका हुआ है और हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर 23.5 यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। स्पेस साइंस में ये रैंडम झुकाव कोई आम बात नहीं है। इसे उस थिया के साथ हुई भयानक टक्कर के बचे हुए परमानेंट निशान के रूप में देखा जाता है। अगर चांद नॉर्मली बनता तो ये अनयूजुअल टिल्ट्स कभी नहीं होते।
तो इस तबाही की कहानी के बाद अब आते हैं अर्थ के बॉडीगार्ड पर। ये जानकर सच में बहुत अजीब लगता है कि जिस विनाशकारी टक्कर ने पृथ्वी को लगभग खत्म ही कर दिया था, उसी ने हमारे प्लैनेट पर लाइफ को पॉसिबल बनाया। चांद 3 बहुत इंपॉर्टेंट तरीकों से हमारी रक्षा करता है। पहला, ये एक एस्ट्रॉयड शील्ड की तरह काम करता है। इसके क्रेटर्स इस बात का सबूत हैं कि इसने अर्थ की तरफ आने वाले कितने ही खतरनाक पत्थरों को खुद पर झेल लिया है। दूसरा, टाइड क्रिएटर। चांद की ग्रेविटी समंदर में लहरें बनाती है, जिसने शुरुआती दौर में लाइफ स्टार्ट करने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स को मिक्स किया। और तीसरा, एक्सिस स्टेबलाइजर। अगर चांद अर्थ के 23.5 डिग्री के टिल्ट को संभालकर ना रखे तो हमारा क्लाइमेट पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। चांद की वजह से ही हमें स्टेबल मौसम मिलता है। चलिए अब इस पड़ोसी के बारे में कुछ ऐसे दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स जानते हैं जो शायद ही आपको पता होंगे। 3.8 सेंटीमीटर। सुनने में ये नंबर कितना छोटा लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत बड़ा है। ये वो दूरी है जितना चांद हर साल अर्थ से दूर खिसक रहा है। हाँ, आपने सही सुना। इसका सीधा मतलब ये है कि अरबों साल बाद चांद हमसे इतना दूर चला जाएगा कि टोटल सोलर एक्लिप्स यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण देखना नामुमकिन हो जाएगा। तो टेक्निकली हम लोग एक बहुत ही लकी टाइम पीरियड में जी रहे हैं। और क्या आपको लगता है चांद बिल्कुल सूखा है? साल 2009 में नासा ने एक गेम चेंजिंग डिस्कवरी की थी। उन्होंने चांद के उन अंधेरे क्रेटर्स में जहां कभी धूप नहीं पहुंचती, अरबों टन पानी ढूंढ निकाला, वो भी बर्फ के रूप में। और वहां के तापमान में पूरे 300 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। क्योंकि वहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो दिन में आग बरसती है, करीब 127 डिग्री सेल्सियस तक, और रात आते ही टेम्परेचर गिरकर -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। एकदम सन्नाटा और भयंकर ठंड। खैर, क्या आपने कभी सोचा है कि हम चांद का हमेशा एक ही साइड क्यों देखते हैं? इसका राज है 27.3 दिन। इसे टाइडल लॉकिंग कहते हैं। चांद को अर्थ का एक चक्कर लगाने में और अपनी जगह पर एक बार घूमने में बिल्कुल सेम टाइम लगता है, एग्जैक्टली 27.3 दिन। इसी वजह से हम चांद का दूसरा हिस्सा, जिसे हम डार्क साइड ऑफ द मून कहते हैं, यहां से कभी सीधे देख ही नहीं सकते। एक और बहुत खास फैक्ट, 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब चांद पर पहला कदम रखा था, तो पता है क्या? वहां हवा नहीं है, बारिश नहीं है, इरोजन जैसा कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब वो ऐतिहासिक पैरों के निशान आज भी बिल्कुल वैसे ही मौजूद हैं और आने वाले लाखों सालों तक शायद वैसे ही अनटच्ड रहेंगे। इन सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बाद अब आइए आगे की सोचते हैं। रिटर्न टू द मून। 50 साल से भी ज्यादा टाइम गुजर चुका है और अब ह्यूमैनिटी फिर से एक लंबी छलांग लगाने को तैयार है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम बहुत ही एम्बिशियस है। उनका प्लान सिर्फ वहां जाना नहीं है, बल्कि वहां परमानेंटली रुकना है। एक लूनर बेस कैंप बनाना, उस फ्रोजन वाटर आइस को निकालकर रॉकेट फ्यूल की तरह यूज करना और अल्टीमेटली चांद को मार्स तक पहुंचने के लिए एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करना। ये पूरी की पूरी एक नई शुरुआत है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ यहीं छोड़ते हैं। अगर इंसान वाकई चांद पर एक लाइफ सेटअप कर लेता है, तो वहां पहुंचते ही किसी इंसान को सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? 4.5 अरब साल पहले हुई एक खौफनाक तबाही ने हमें ये चांद दिया और उसी चांद ने हमें पनपने का मौका दिया। विनाश से हुआ ये निर्माण आज हमें स्पेस में एक नई उड़ान भरने की प्रेरणा दे रहा है। जरा सोचिए इस बारे में, है ना कमाल की बात? स्पेस के ऐसे ही और रहस्यों को समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ।